बिहार की धरती पर आज फिर एक गंध है। गंध है जमानत की, गंध है चारे की। क्योंकि जमानत पर चल रहा चारा चोर। और जी हां, मेरे साथ जो अतिथि हैं वह शब्दों के चयन में बड़ी सावधानी बरतते हैं, इसलिए मैं जब भी अपने अतिथियों के साथ बातचीत करता हूं तो वह कभी ना कभी मुझे पीछे कहते हैं कि आप बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अदालत से बाकायदा दंडित है, जो जमानत पर है, जिसने बाकायदा सजा भुगती हुई है, सजा शुदा है, और जो चुनाव लड़ने से वंचित है, उसे अगर चारा चोर ना कहा जाए, उसे अगर लुटेरा ना कहा जाए, तो क्या कहा जाए दोस्तों, ये आप सोचिएगा। उसके साथ एक और गंध है, उसके साथ कदल ताल करता हुआ है राहुल विंची। वही राहुल विंची जो खुद जमानत पर है, वह भी जमानत पर है, और एक दो मामलों में नहीं, न जाने कितने मामलों में है। लेकिन हाँ, अखबार के नाम पर जिसने काली कमाई की, वही अखबार जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने नहीं कहा है, लेकिन आप लोग बीच बीच में कुछ गूगल करते रहे, इसलिए मैं नाम कई जगह पर विड्रॉ कर लेता हूं कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उस नेशनल हेराल्ड को इस राहुल विंची ने और इसकी मां ने बेचकर, कमाल की बात देखिए, वही तीन आदमियों की टोली, मोतीलाल वोरा, एंटोनियो माइनो, राहुल विंची, संकट से बचाते भी हैं, करोड़ों की संपत्ति लाख में खरीद भी लेते हैं, और फिर कांग्रेस को ही दान भी कर देते हैं। कमाल की बात। और ये दोनों आज बिहार की जनता को जगाने निकले हैं। किस लिए? वोटर अधिकार यात्रा के लिए। और आरोप क्या है माई बाप? आरोप बहुत संगीन है मिलॉर्ड। आरोप है वोट चोरी का। और आप लोगों में से जिसने ज्ञानेश कुमार की पीसी नहीं देखी है, उनको एक बार जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे सीधे हड़काया है। कहा है कि 7 दिनों के अंदर हलफनामा दो, वरना माना जाएगा कि सारे आरोप झूठे हैं। यानी माफी भी राहुल विंची फिर एक बार थूक के चाटने को तैयार है। आज की बातचीत इन्हीं वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स की होगी। इसमें एक और नाम है, शिबू सोरेन का भी, जिसको बाकायदा झारखंड के लिए वही बनाने की कोशिश हो रही है जो इस देश पर मोहनदास करमचंद गांधी को जिस तरह एक बदनुमा सड़ते हुए घाव की तरह थोप दिया गया, ठीक वही कोशिश हो रही है। और उसके साथ एक नहीं, 2-3 नायाब चरित्र और आएंगे, जो यूट्यूबर्स हैं, लेकिन आज वो इस देश के सबसे काबिल शिक्षक हैं, सबसे बड़े अध्येता हैं, सबसे बड़े शोधार्थी हैं, शोध प्रज्ञ हैं, प्रज्ञावान हैं। प्रज्ञा का प्रवाह उनकी रगों से, उनकी नसों से चौतरफा बह रहा है, पटना से लेकर अवध की गलियों तक। आप जान रहे होंगे, मैं किसी बोझा की, किसी अपकीर्ति की और किसी खान की बात कर रहा हूं। इन पर भी बात होगी। कैसा देश बनाया है। समाधान पर बात करूंगा सर, देवियों और सज्जनों, समाधान पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले सोचिए कैसा मुल्क बनाया है कि 2 जमानतदार चोर 12 करोड़ की जनता को झकझोरने निकले हैं कि तुम्हारे वोट चोरी हो रहे हैं। और जब आज 17 तारीख है, आज तक किसी भी मरदूद चुनावी पार्टी ने कोई आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज नहीं किया। बहुतेरी बातें हैं, लेकिन पहले उन झूठे खुदाओं की बात जिनको नकार देना चाहिए था, लेकिन जैसे इस देश के निजाम ने, और निजाम कहिए या फिर सोशल मीडिया कहिए, जिसके जादू से आज वो आपके सिर पर चढ़ रहे हैं। हमारे साथ हैं देवियों और सज्जनों, व्यालोपाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं रुपेश जी। रुपेश जी इतिहास के विद्यार्थी हैं और समसामयिक घटनाओं पर बड़ी तीखी नजर रखते हैं, इसलिए इनसे पहले हम दूसरे हिस्से से शुरुआत करेंगे, बिहार पर बाद में आएंगे। ये जो बोझा, और देखिए मैं नाम बिगाड़ता हूं रुपेश जी और दर्शकों, लेकिन मैं इसलिए बिगाड़ता हूं क्योंकि ये लोग नाम सही रखने लायक है नहीं, ये लोग किसी के पात्र नहीं है, और चूंकि मेरी उतनी ताकत नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों को केवल मुंह से ही कुछ अपवचन कह सकता हूं। तो जैसे अब कीर्ति ने एक बार
रामायण के बारे में बहुत कुछ गंध फैलाई, या लगातार वो बोलता रहता है। एक खान है जिसने कहा कि उसने 15,000 राखियां बनवाई। अब खैर वो झूठ का क्या बताया जाए, अगर एक राखी बांधने में 5 सेकंड भी लगता है तो 15 इंटू 5 75, 15 पचे 75, 75,000 सेकंड, यानी उसको मिनट में जोड़िए और फिर घंटे में जोड़िए। भाई साहब 24-48 घंटे तक लगातार हाथ लेके बैठे रहे। ठीक, मान लिया, यह देश है, इस देश में कुछ भी माना जा सकता है। वह चमत्कार करता है, वह जादूगर है, वह भूखे नंगों को रोटी भी देता है और ज्ञान के प्यासों को 25 रुपए का एक कैप्सूल भी देता है। 25 रुपए से 69 रुपए, जीएस के लिए 69 रुपए का कैप्सूल, हिस्ट्री के लिए 25 रुपए का कैप्सूल, और बच्चे लहालोट हैं, हमारी पूरी पीढ़ी उस पर लहालोट है। उसी तरह एक विकास कीर्ति है, उसी तरह एक अवध में कोई बोझा है जो चुनाव लड़ चुका है, और इनकी सारी की मंजिल एक ही है, चुनाव की। रुपेश जी, भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन अब मैं आपको सुनूंगा। क्या मामला है, क्यों यूट्यूबर्स को इतनी ये दी जाती है, और वैसे यूट्यूबर्स को जिनका ज्ञान बिल्कुल सतही है, जो कुछ जानते ही नहीं। जी असल में होता क्या था, आज से 10-12 साल पहले जब चुनाव में नए प्रयोग हो रहे थे, खासकर स्ट्रेटजी लेके और बाकी चीजों को लेके, तो फेसबुक पे कल्टीवेशन या खेती शुरू हुई थी, फॉलोअर्स की खेती। पहले एक पेज बनाया जाता था, उस पेज पे किसी धार्मिक देवता के नाम पे पेज बनाया जाता था, और उसमें उस धार्मिक देवता की तमाम फोटो पोस्ट की जाती थी। फिर उस पर कुछ फॉलोअर्स आ जाते थे, 1-2 लाख। फिर कुछ दिन बाद उसको वो आई लव माई इंडिया टाइप का पेज बन जाता था। फिर कुछ देशभक्ति की पोस्ट की जाती थी। फिर कुछ दिनों बाद क्या किया जाता था कि उस पर स्पोर्ट्स का और तमाम स्पोर्ट्स के जो ब्रांड है उनके उनसे रिलेटेड वो पेज बन जाता था। फिर कुछ दिन बाद वो जो है वो स्त्रियों से रिलेटेड कुछ अश्लील फोटो पोस्ट की जाती थी, और उस तरह के भी जो फॉलोअर्स होते थे वो भी जुड़ जाते थे। इलेक्शन के 2-3 महीना पहले वो राहुल गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर टाइप का पेज बन जाता था, 1 करोड़ फॉलोअर्स लेके। तो एक्चुअली क्या है कि आप इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। दूसरा एक सवाल तो ये है कि यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर और शिक्षकों में थोड़ा अंतर होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हर विषय का विशेषज्ञ हो, ये अपने आप में विवाद का विषय है। एक ही आदमी सब कुछ जानता है और इस देश के तमाम लोगों का बेसिक्स बना रहा है, वो आधार बना रहा है। संकट ये है पहला। दूसरा दिक्कत ये है कि पिछले कुछ दिनों में खान सर की जिस तरह के कुछ वीडियोस आए, अब सर्वर तो मतलब दुनिया ने कहना शुरू कर दिया है तो मजबूरी है, हम लोग भी कह ही रहे हैं। लेकिन खान सर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा बहुत स्पष्ट है। वो क्या चाहते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं, कहीं से 2-4 किताबें इधर से पढ़ लेना, उधर से पढ़ लेना, और उसके बाद वो बातें करते हैं। तमाम तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, और खासकर पूर्वांचल और बिहार का जो युवा है, उसके साथ बड़ा संकट है। वो जल्दी से अपना एक तरह से अपना आदर्श गढ़ लेता है। कहीं से कुछ भी आता है, वो अपना आदर्श गढ़ लेता है। खान सर कह रहे हैं कि इस देश में बहुत पहले प्राचीन काल में भी जाति प्रथा थी और सती प्रथा थी। वो कह रहे हैं कि कोई बाबर लेके नहीं आया था सती प्रथा, वो बहुत पहले हमारे यहाँ जो है। और अगर संविधान नहीं हो और ये लोग जो सत्ता में आए हुए हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उनके बाद ये देश रहने लायक नहीं बचेगा। उनको अटल जी की उस बात को सुनना चाहिए, जब अटल जी ने कहा था जावेद अख्तर से कि इस देश के में 82% हिंदू है, और ये देश सेकुलर इसलिए है क्योंकि हिंदू सेकुलर है, वो अपने मनस के तौर पे सेकुलर है। तो मुझे लगता है कि खान सर जैसे लोग, एक तो वो समाज की बहुत बड़ी गलती है कि इस तरह की आइडियल बना देना, और खासकर जो छात्र जिनको मैं डीजी चाहिए, जिनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, उनको 2 मिनट के वीडियो में या 30 सेकंड के इंस्टाग्राम में इतिहास समझ लेना है, 20 सेकंड के इंस्टाग्राम रील पे उनको भूगोल समझ लेना है, और 25 सेकंड के इंस्टाग्राम पे उनको पॉलिटिक्स समझ लेना है, साइंस भी समझ लेना है। तो खान सर जैसे लोग उसमें बहुत मुफीद बैठते हैं। और खान सर जैसे लोगों को की स्थिति ये है कि आने वाले समय में पॉलिटिकली जिस तरह से ये लोग मोटिवेटेड हैं, ये तय है कि आने वाले समय के लिए इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, रियल अर्थों में। पता नहीं इस देश के तमाम साथियों को शायद लोकतंत्र का मतलब एक ही मतलब समझ में आता है कि लोकतंत्र के सर पे जब वामपंथी या कांग्रेसी बैठ जाए तभी लोकतंत्र है। लेकिन जिसको मैं समझता हूं लोकतंत्र, या हम एक सामान्य लाइक माइंडेड व्यक्ति, उसमें कोई भी आए, सभी की अपनी भूमिका हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकट है कि वो बहुत धीरे, बहुत एक तरह से मीठा जो जहर होता है, वो तमाम 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है, जिसमें इस तरह का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा है कि हिंदू धर्म की तमाम दिक्कतें और इस तरह का एक तरह से इतनी बेसिक फैक्ट्स की गलती जिसको लेके, और ये जान के किया जा रहा है,
और जिस तरह से खान सर ने स्टार्टिंग में बहुत उदार बनते थे और धीरे-धीरे जिस तरीके से उनका पिछले कुछ दिनों में वो जिस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेशन के साथ बातें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि निश्चय ही वो कहीं न कहीं एक थ्रेट है पूरे सनातन और सनातन के प्रति सहानुभूति रखने वालों के लिए। देखिए रुपेश जी, 2-3 बातें तो दर्शकों श्रोताओं के लिए साफ कर दी जाएं। एक तो ये खान जिसका नाम आलम है या जो भी है, हमारे जैसे लोग इसको कभी भी सर नहीं कहते हैं। अब मुरारी ने अपने नाम में ही बापू लगा लिया है, तो सो व्हाट, बिल्कुल मैं मुरारी ही कहूंगा। अब एक रविशंकर है, वो श्री श्री लगाता है, इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत होंगी तो हो। मतलब अगर मैं सदगुरु कहूं तो समझ में आता है, लेकिन जग्गी वासुदेव हैं और आप कह रहे हैं कि आपको सदगुरु कहूं, मैं क्यों कहूं? आप मुझे उसका कारण बताइए ना। मैं से मेरा मतलब स्वामी व्यालोक से नहीं है, मैं से मेरा मतलब इन तमाम लोगों से है। उसी तरह आपने एक जो बात बहुत जरूरी कही कि अकादमिक प्रशिक्षण के बिना, अकादमिक ज्ञान के बिना ये जो यूट्यूबर्स हैं सस्ती छिछोरी छिछली घटिया बातें कर करके, चाहे वो विकास अपकीर्ति हो, और देखिए सबके बोलने का स्टाइल अंदाज बहुत मीठा है। एक आपके अवध में है बोझा सर, हार गए चुनाव इस बार, और ये लोग भी अगर उतरेंगे तो ये भी हारेंगे, ये तय है, क्योंकि इस देश का मानस गजब है। आपने इस चुनाव में भी देखा है, लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर और उसको 156 वोट आए हैं किसी एजाज खान को। ये पता चला कि 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं या मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, पता चला 23 वोट आए हैं। तो ये देश तो अद्भुत है ही, इसीलिए तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा इस प्रश्न को ऐसे देखें कि हमारे यहाँ जो टेंडेंसी पनपी है, अब इसकी जड़ में 1200 वर्षों की गुलामी है, हमारी गहरे धंसी आत्महीनता है, या जल्द से जल्द एक मूर्त गढ़ लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी ने थोड़ी सी अच्छी बात कही, जैसे आपने खान की बात कही, खान ने पहले बहुत सर्वधर्म संभाव टाइप का दिखाया, एक धर्मनिरपेक्ष चीज दिखाई, और अब वह खुलकर अपने जिहादी तेवर दिखा रहा है। तो ये जो संकट है, और इसको आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य से मैं जोड़ देता हूं। आज जब चारे की गंध और जमानत की परछाई बिहार की सड़कों पर उतरी है, तो क्या ही नजारा था। और ये लोग कह रहे हैं कि ये संविधान को बचाने निकले हैं। इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या होगा, इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा इस पूरी चीज को, क्योंकि ये नाम तो मैं नाम लेता चला जाऊंगा, अब कीर्ति है, बोझा है, खान है, दुकान है, फलान है, डिकान है, मकान है। उसी तरह इधर राहुल हैं, खड़गे हैं, खड़गे जिस पर वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाले का आरोप है, जिसने बाकायदा अपने बेटे से जमीन वापस करवाई, कर्नाटक में जिसने पूरी वक्फ के नाम पर जमीनें हाथ के आई हैं, कौन नहीं जानत है जग में। ये वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स की टेंडेंसी हमारी कब जाएगी? मैं हिंदू कहूंगा, आप चाहें तो भारतीय कह लें। और इस चीज को कैसे देखते हैं आप, कहां से आई है ये चीज, ये जड़ कहां है? क्योंकि नामों का कोई महत्व नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। एक्चुअली देखिए, एक तो बड़ा संकट ये है कि ये एक खास तरह की प्रवृत्ति भारत में जिस तरह का है कि लगातार आप बहुत जल्दी सस्ते इस तरह के आदर्श बना देना, और कभी कुछ करके। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि खास तरह का श्रम की जो कमी है, मेहनत ना करना, शायद खान सर जैसे लोग इसलिए भी बहुत जल्दी लोगों के आदर्श बन जाते हैं। देखिए, इस देश में बहुत से शिक्षक हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं तमाम छोटे-छोटे कस्बों में, मोहल्ले में, और वो इतने शानदार पढ़ा रहे हैं, उनको किसी इस तरह की प्रचार की ज़रूरत नहीं है। जी। आवाज़ आपकी नहीं है, आपने म्यूट कर रखा है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा। फिजिक्स के बड़े धुरंधर टीचर हैं एच.सी. वर्मा साहब, जी, जिनकी जी, किताब बाइबल और क्या क्या मानी जाती है। उनकी एक जी। फोटो वायरल हुई थी, मेट्रो में वो जा रहे हैं, नोबडी इज रिकॉग्नाइजिंग हिम, ये वो एक वो दृश्य है। दूसरी तरफ इस खान का दृश्य है, जिसके लिए
बोरिंग रोड पटना में, मतलब इसने प्रदर्शन वैभव पिछले 3-4 वर्षों में इसने कितनी संपत्ति कमाई है, ये उसका जीता जागता सबूत है। तो जो क्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी तो खत्म है यहाँ पर। उधर वर्मा सर के पास क्वालिटी है, लेकिन वो निस्संग हैं, अकेले हैं। ये इसको भी जरा देखिएगा। मैंने केवल आपको एक लीड देने के लिए बीच में, सॉरी। बात आपने कही, इस देश में से ढेरों शिक्षक हैं जिनके बारे में, जो वाकई में अपने गुरुत्तर भूमिका में हैं और शानदार काम कर रहे हैं, और छोटे छोटे कस्बों में, और एक तरह से कहा जाए वेलफेयर के अप्रोच से भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो मुझे पता है इस देश के लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस ना होने पे वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनको बिल्कुल प्रचार की जरूरत नहीं है, और लगातार शानदार काम कर रहे हैं। खान ने जिस तरह से अपने शादी में जिस तरह का प्रदर्शन किया और तमाम चीजें की, खैर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने मेहनत से आप अगर पैसा बनाते सब कुछ करते, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपके बयान आ रहे हैं और जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, और इतना महीन तरीके से, इतना माइक्रो लेवल पे वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि एक तो पहले आदर्श गढ़ा जाता है। जैसे फेसबुक पे हम लोग कल्टीवेशन की बात कर रहे थे, फेसबुक पे फॉलोअर्स कल्टीवेशन की बात कर रहे थे, खान जैसे लोग पहले तो अपनी एक खास तरह की फॉलोइंग क्रिएट करते हैं, और फिर फॉलोइंग से कल भविष्य में हो सकता है कि खान जैसे लोग बहुत स्पष्टता के साथ एक अलग तरह का ही पूरा कथा ही बताने लगे, जिसमें तमाम लोग, अब संकट ये है कि ये जो रील्स का दौर है, ये डिजिटल दौर जो है, उस दौर में तमाम बच्चे वहीं से कंज्यूम कर रहे हैं। ईच एंड एवरी सेकेंड्स कंजम्पशन हो रहा है, आप नॉलेज, प्लेंटी ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन आ रही है, और उन इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स खान जैसे लोग हैं। तो एक बहुत बड़ा संकट है कि खान जैसे लोग जिस तरह का जहर बो रहे हैं लोगों के दिमाग में, उसमें एक बड़ा संकट है, ये है कि खान जैसे लोगों को पहचाना भी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अ, इस तरह के लोगों को एक्सपोज करना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम है। इन लोगों को बताने की ज़रूरत है कि, और ख़ासकर गार्जियन को भी बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत हद तक चीज़ें बहुत आसानी से, खान ने एक एजुकेशन का एक नया स्टाइल तो दिया ही है कि वो चीज़ों को सरल करके सिखाते हैं। लेकिन क्या, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ़ जो है बफ़ून होना, हँसी मज़ाक कर देना, लालू यादव और खान सर में कुछ तो अंतर होना चाहिए। आप पढ़ाई करा रहे हैं, और अब आप सिर्फ मनोरंजन, अगर आपकी क्षमता है तो मनोरंजन के लिए दूसरे ऑप्शन भी मौजूद हैं। तो आप जो है, आप एक खास तरह का जो बिहारी, आपको जिसने बिहार की ब्रांडिंग कर दी है, जो खास तरह के रवीश कुमार से लेके और भी तमाम लोग हैं, नाम आपके तमाम मित्र लोग हैं जिन्होंने खास तरह की ब्रांडिंग की है बिहारी होने का मतलब, तो कि थोड़ा सा कुछ शब्दों को बिगाड़ के बोल देना और ये कर देना। तो मुझे लगता है कि खान जैसे लोगों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया है, और ये एक बड़ा संकट है। मुझे लगता है कि एक और नाम जोड़ देता हूं, और वो थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन इसी तरह बनाया गया है, गढ़ा गया है, और पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूं कि उसको गढ़ा जा रहा है। अंततः मुझे नहीं रहा गया, तो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। शिबू सोरेन जी, दिशोम गुरु और पता नहीं क्या क्या, इस देश को हो क्या गया है। मुझे आज भी 91 से लेके 96 तक का वो दौर याद है, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, मौनी बाबा, जिनका बहुत मशहूर डायलॉग था कि निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। और ये कहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया था, मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम करवाया था, जब उन्होंने विवादित ढांचा ढकवा दिया। खैर वो अलग विषय है। एक सुबह हम लोग जगे थे और ब्रीफ केस की तस्वीरें छपी थी अखबारों में, और 3 करोड़ की घूसखोरी हुई थी, और वोट फॉर कैश, और उसको अलग अलग स्कैम कहा गया। उसमें सीधे तौर पर शिबू सोरेन इम्प्लीकेटेड थे। पर्सनल सेक्रेटरी शिवनाथ झा की हत्या का आरोप था, कई वर्षों तक मुकदमा चला, फिर छूटे। एक नरसंहार का आरोप था, 36 वर्षों के बाद अदालत को लगा कि शायद दोषी नहीं है, जरूरी चीजें नहीं चली। और मैं देख रहा हूं पिछले 13 दिनों से, सबसे पहले तो उनके पुत्र हेमंत सोरेन, जो लगातार इस बात को दोहराते रहे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है। वो पूरा उत्तरी वगैरह पहन के, बाल वाल, ये जो चीजें प्रधानमंत्री ने नहीं करवाई, जो चीजें पंकज त्रिपाठी ने नहीं करवाई, जो चीजें, मतलब आप देखिए, ये हिंदुत्व ब्रिगेड के सो कॉल्ड पुरोधा लोग हैं, इन्होंने वो सब नहीं किया, हेमंत सोरेन ने किया। ठीक है, अच्छा है, बड़ाई होनी चाहिए। 5 लाख बकरे कटे, कल तक भोज हो रहा था। तो जैसे
मोहनदास करमचंद गांधी को जबरन राष्ट्रपिता बनाया गया, क्या शिबू सोरेन को वो झारखंड पिता बनाने की साजिश तो नहीं चल रही? और ये क्या बवाल है? मतलब ये कौन सा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कैसा रोग है कि हम हमेशा गलत नायकों को क्यों चुनते हैं, और इसका उपाय क्या है? आप बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं झारखंड चुनाव के समय कुछ दिनों के लिए झारखंड में था। वहाँ कल्पना सोरेन की जो तुलना की जा रही थी वो उनके महान कार्यों से और उनके मिलनसार होने की तुलना जो की जा रही थी वो शिबू सोरेन से की जा रही थी। तो अब सवाल ये है कि झारखंड के पास एकमात्र आदर्श रह गया है, खासकर जो मौजूदा सरकार है वो शिबू सोरेन ही है। ये अद्भुत है, और ये सिर्फ वहां नहीं है। जब हमारे अपने समाज में हम उसको सम्मान देते हैं जिसके पास पैसा ज्यादा हो, जो वो पैसा कहीं से भी लेके आ रहा हो, वो कितना भी करप्ट हो। आप अपने अगल बगल के समाज में, हमारा ये खासकर एक भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा रोग बन गया है। आप अपने लोगों को, खासकर वो लोग जो आपके अगल बगल हैं, उनको आप दुत्कारते नहीं हैं कि आप कहाँ से पैसे लेके आ रहे हैं। वो अपने बच्चों को बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए, महंगी गाड़ी लेके चले, तो हम सम्मान देते हैं सामान्य तौर पे। तो सफलता का जो मानक है वो एक सार्वभौमिक मानक ये है कि आपके लिए जो कोई भी वैल्यू सिस्टम है, जिस वैल्यू सिस्टम को लेके हम तमाम बातें करते रहते हैं, इस समाज का गजब का ड्यूलिज्म है। इसको दोहरापन कहा जाए कि हम इसी तरह के आदर्श गढ़ते हैं और इन्हें ही आदर्श मानते हैं। और ये हमारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में है, यूपी में है, बिहार में है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। और ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मुझे लगता है ये कठिन सवाल है। आप जैसे लोग मतलब निश्चय ही ये बहुत अलग से इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये समाज का कि इतना बड़ा हिपोक्रेसी है कि हम सामान्य तौर पे जब हम लोगों से, इवन सामान्य एक बाप जब अपनी लड़की के लिए शादी खोजता है तो वो देखता है कि कितना ऊपरी इनकम है और क्या है, नमक का दरोगा जैसे तमाम पात्र हमारे यहाँ गढ़े गए। तो मुझे लगता है कि ये समाज का एक जबरदस्त दोहरापन है और दुगलापन है, और इसको शायद मैं इसी तरह से समझता हूँ। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, और इस पर अलग से बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। 1200 वर्षों की गुलामी ने हमें इतना आत्महीन बनाया है कि हमारे लिए पैसा ही सब कुछ रह गया है। हम अपने आप को चूंकि भूले हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं और कैसी हमारी विरासत है, हम किन पुरखों की तेजमयी संतानें हैं, ये सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं। अब जो अभी के हालात हैं, आपने जो बात कही जी, किसी भी बलात्कारी को, रेपिस्ट को अगर उसका परिवार बेदखल कर दे, किसी भी भ्रष्टाचारी को अगर उसका परिवार बेदखल कर दे, उसकी बेटी कहे कि नहीं मैं गहने नहीं लूंगी, उसकी पत्नी कहे कि नहीं मैं नई गाड़ी नहीं लूंगी, उसका बेटा कहे कि नहीं मैं ये घड़ी नहीं लूंगा, लेकिन आपका बाप अगर 20,000 कमाने वाला है और आपको एप्पल का फोन लाके देता है तो आप नहीं पूछते हैं कि पापा ये कहाँ से लाए हो। आप छोड़िए, आप उसकी पत्नी तक नहीं पूछती है अगर वो 20,000 कमाने वाला 5,000 की सिल्क की साड़ी दे रहा है उसको। तो ये सबसे बड़ा ये है। हमें भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के यहाँ, हमें सफाई चाहिए लेकिन सब दूसरों के यहाँ हम गंदा करेंगे। भगत सिंह हमारे घर में हो जाए तो हम खुदकुशी कर लेंगे। दावा है मेरा, जितने लोग सुन रहे हैं, जहां तक बात पहुंच रही है, अगर आपके घर में एक भगत सिंह पैदा हो जाए, एक आचार्य रजनीश पैदा हो जाए, एक गोलवलकर पैदा हो जाए, एक सावरकर पैदा हो जाए, क्या करेंगे आप? आत्महत्या करेंगे ना, उसके सिवा कुछ चारा नहीं है। क्योंकि क्या मिलेगा? सावरकर जब 27 वर्षों के बाद निकले थे तो उनको लेने एक व्यक्ति आया था, उनका भाई। और आज देखिए वीर सावरकर को ये कैसे कैसे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। 10 बाई 10 की कोठरी में जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस देश के लिए, जिसने सब कुछ सहा किया, लेकिन उनको क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। तो दर्शकों श्रोताओं, जरूरत इस बात की है कि हम कैसे खुदा रच रहे हैं, क्योंकि रचने वाले हम ही हैं। तो हम खान को रचते हैं, विकास अपकीर्ति को रचते हैं, हम शिबू सोरेन को रचते हैं, या हम सुभाष बोस को रचते हैं, हम पटेल को रचते हैं, हम किसको रचते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है। रुपेश जी, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और फिर हम इस चर्चा को मुझे यहीं लगता है कि समाप्त करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। मुझे लगता है राहुल गांधी पे कुछ बात जो लास्ट स्टार्टिंग में आप कह रहे थे उस पर बात कर ली जाए।
और जी। आज सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा शुरू हुई, उसमें दोनों लालू जी और खड़गे दोनों उपलब्ध थे। इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत से मतलब पटना के बहुत से साथी कह रहे हैं कि मैं इस सवाल को जोड़ रहा हूँ कि दशरथ मांझी के मकान के बाद, आवास के बाद, लाल किले के बाद, वो जो कुछ भी है, उसके बाद राहुल गांधी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है। आप बिहार में बैठे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं बहुत हंस रहा हूं। मैंने लगातार कमेंट्स देखे और मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा था। मुझे लगा कि ये जो चल रहा है मामला, फिर से वही है। हमारी मिसप्लेस्ड आइडेंटिटीज हैं, हमारे मिसप्लेस्ड गोल्स हैं और हमारे मिसप्लेस्ड खुदा हैं। आप तेजस्वी को देखिए, पैदा होते ही अरबपति बने, कई तरह के मामले चल रहे हैं, लैंड फॉर जॉब, जॉब फॉर लैंड स्कैम, उनके पिता के रेल मंत्री रहते हुए हुआ। उनके पिता चारा चोर हैं, घोषित चोर हैं, घोषित अपराधी हैं, सजा याफ्ता, सजाशुदा सब हैं। वो व्यक्ति बैठ के अगर किसी को शुचिता की, न्याय की, ज्ञान की बात करता है तो आप सिवाय हंसने के या सिर धुनने के और कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस जंगल राज ने पूरे बिहार के 3 से 4 करोड़ युवाओं को बर्बाद कर दिया, आज महाराष्ट्र में बिहारी क्यों मार खा रहा है? आज गुजरात में क्यों खा रहा है? आज केरल में क्यों खा रहा है? तमिलनाडु में क्यों खा रहा है? कर्नाटक में क्यों खा रहा है? हिंदी भाषी होने के नाम पर क्यों खा रहा है? ये सब के सब लालू और उसके जंगल राज की देन। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं है किसी का भी। सिंपल सी बात है कि जब एक देश अपने नायकों के चुनाव में भटकता है, आज जैसे खड़गे के भाषण देने के समय कुछ नारेबाजी हो रही थी, ये व्यक्ति 80 साल का नेता है। ये व्यक्ति जो दावा करता है इतनी पुरानी परंपरा को और इतनी पुरानी लेगेसी को लेने का, वो है। और वो बोल रहा है कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो चले जाओ। आप जनता से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं? और उस मंच पर बैठा हुआ कौन व्यक्ति ऐसा नहीं था? मुझे तो लगता है कि हर एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ था जो जमानत पर चल रहा है। खड़गे शायद नहीं चल रहे हैं, बाकी तो सबके सब जमानत पर हैं, सबके सब। और आप वोट चोरी बचाने निकले हैं, आप संवैधानिक संस्थाओं को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। मुझे अटल जी वाली बात याद आती है, बस ऐसे सर हिलाते हुए, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश का प्रजातंत्र रहना चाहिए, इस देश के प्रजातंत्र की जड़ें अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और ये लोग उस पर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। आप चुनाव आयोग को आपने जिस तरह मिसट्रीट किया है कांग्रेस के शासनकाल में, झड़ी है एमएस गिल से लेकर नवीन चावला तक। आपको अधिकार भी नहीं है। और दूसरे, आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के तथ्यहीन बात कर रहे हैं। अगर तार्किक बात करें, सबूत के साथ आए तो ठीक है, इस देश में कानून से लेकर सब कुछ है। लेकिन आप चुनाव के इतने दिन बीतने के बाद, सरकार के 1-1.5 साल बीत जाने के बाद आप कह रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार वोट चोरी से बनी है। क्या करना चाह रहे हैं? अगर इस देश के संवैधानिक तंत्र को आप आग लगाएंगे तो वो एक और जिहादी शायर का शब्द शेर है, लेकिन वो शेर बड़ा दमदार है, तो कहना पड़ेगा कि लगेगी आग तो आएंगे सभी इसकी जद में, यहाँ मेरा ही मकान थोड़े ना है। इसी टाइप की कोई बात उसने कही है। तो आप अगर संवैधानिक संस्थाओं को धत्ता बताएंगे तो बहुत गलत बात है। मेरी तो बस इतनी समझ है। और आप हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कहीं कोई असर नहीं। ये जितना असर हो रहा है सोशल मीडिया पर हो रहा है। ट्विटर पर राहुल बाबा पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पिछले 20 साल से वो लॉन्च हो रहे हैं। पिछले 5 साल से तेजस्वी सीएम बन रहे हैं, तो बन रहे हैं। नहीं, पूरी बिहार कांग्रेस आने वाला है। पूरी बिहार कांग्रेस कमेटी सुन रहे हैं कि दशरथ मांझी का घर बनवा रही है। मैं थोड़ा समझना चाहता हूं इसको कि, और उसको लेके दिल्ली में भाई साहब, दशरथ मांझी का घर ऐसा है कि दशरथ मांझी और जो भी
फिर से वही दशरथ मांझी ने अपना काम किया। जब वो बना रहे थे या पहाड़ काट रहे थे तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मेरा घर बना देना। एक चीज बनी, वह मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम में बनाया। वह नया ताजमहल है। और नया ताजमहल क्या है? बकवास बात है, ताजमहल से तुलना नहीं करनी चाहिए। 14 बच्चों को जन्म देने वाली मुमताज महल और मर जाने वाली, और उसके तुरंत बाद ये सब प्यार मोहब्बत नहीं था। मैं अपनी बात को दूसरी तरह से कहता हूं। तो है, अब उनको एक आइकॉन बना दिया गया। जो भी गया से गुजरता है, गया जी से, अब तो उसका नाम ही गया जी है, तो गया जी से गुजरता है वो वहां जाता है। उसी क्रम में राहुल विंची भी गए। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हम घर बनवाएंगे। अब उसी क्रम में वो बनवा रहे हैं। तो इसमें इतनी कोई बात नहीं है। सरकार की नजर नहीं गई, नहीं जाती है सरकार की नजर। फाइलें इधर से उधर होती रहती हैं। वहां तो धन का बड़ा बंदरबाट है। सुन रहे हैं कि मतलब बड़ा जो है वो काफी जो है आर्थिक, उसमें और भी बहुत से घर बन जाएंगे। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अगर कोई भी काम करे, मैं बहुत जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो कांग्रेस है, इसको जो लोग कहते हैं जीओपी, आदतें हैं, शब्दों के प्रति हम सावधान नहीं है। जीओपी क्या मतलब? जीओपी ये कौन सी कांग्रेस है भाई? इंदिरा ने 70 के दशक में तोड़ दी थी पार्टी। उसके बाद से तो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस एस, कांग्रेस सिंडिकेट। फिर गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह बदल के पंजा हुआ। फिर 91 का दौर याद कीजिए, 91 के बाद 98-99 का दौर याद कीजिए, जब सोनिया मायनो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और तारिक अनवर से लेके और शरद पवार तक ने पार्टी छोड़ी। तो ये कांग्रेस तो कांग्रेस एस और आर है ना, कांग्रेस एंटोनियो और राहुल विंची। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस अगर कुछ भी काम करती है तो उसमें घोटाला ना हो, ऐसा तो नहीं हो। बस इतनी सी बात है जी। तो दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल इस लंबा वीडियो है लेकिन बातें ठीक ठाक हम लोगों ने की हैं, तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। और व्यालोक वाणी को आप जिस तरह का स्नेह और सम्मान दे रहे हैं, अपना प्रेम बरसाते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कृपा बरसाते रहिए और कृपा आती रहेगी। हमारे समय एक निर्बल बाबा हुआ करते थे, वो चटनी में कृपा देते थे। हम लाइक और शेयर में आपसे कृपा मांग रहे हैं। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर।